आज हम लोग लॉजिक की पिछली क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखिए लॉजिक में अभी तक जो आपने पढ़ा है उसमें तर्कवाक्य, तर्कवाक्य प्रकार, और पिछली क्लास में प्रकार और परंपरागत, विरोध वर्ग, ये 3 टॉपिक पढ़े थे। और उसकी पिछली क्लास में आपने जितनी तरह के परिभाषाएं और व्याप्ति वगैरह जितनी चीज़ें थी वो पढ़ी थी। अब जो है कि इनसे निष्कर्ष निकालना, इनका मानक स्वरूप परिवर्तन और भारतीय तर्कशास्त्र आज आपको पढ़ना है। तो चलिए एक एक करके अब इसको पढ़ते हैं। देखिए आपको जो 4 प्रकार के तर्कवाक्य थे, ए, ई, आई और ओ, मतलब कि सभी एस पी हैं। आई का मतलब कोई एस पी नहीं है। ई का मतलब कोई एस पी नहीं है। आई का मतलब कुछ एस पी हैं। और ओ का मतलब था कुछ एस पी नहीं है। अब इन्हीं चारों तर्कवाक्यों के आधार पर जो निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया है आज वो सीखनी है, और उसके साथ जितने भी वैधता के नियम, मानक रूपांतरण, ये सारी चीज़ें। तो अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए अब जो इसमें सबसे पहले पढ़ाना है कि अनुमान से निष्कर्ष निकाला कैसे जाता है। तो अनुमान से निष्कर्ष निकालने के होते हैं 2 तरीके। देखिए जैसे ये जो निगमनात्मक अनुमान है उससे निष्कर्ष निकालने के हैं 2 तरीके। पहला 2 तर्क वाक्य रहेंगे जिनको हम क्या बोलते हैं, आधार वाक्य, और इससे हम निष्कर्ष प्राप्त करें। ठीक, तो पहला तरीका तो यही हो गया, 2 तर्क वाक्य आपके पास हैं, 2 आधार वाक्य, और उससे जब आप निष्कर्ष प्राप्त करते हैं तो एक तरीका। दूसरा आपके पास मान लीजिए एक ही तर्क वाक्य या आधार वाक्य हो, तो उससे भी निष्कर्ष निकाला जाता है। तो सबसे पहले ये 2 तरीके सीखने, क्योंकि इससे एक प्रश्न आपके एग्जाम में क्लियर बनता है कि आपसे एग्जाम में दे देता है कि एक तर्क वाक्य है, अब इससे कौन कौन से अनुमान प्राप्त हो सकते हैं, निष्कर्ष कूट में चयन करना होता है, और आप गोला बना के उसको करते हैं और देखते हैं वो गलत हो जाता है। तो अब इसको लाइन से देखिए कि करना कैसे। पहले तो हम सिखाएंगे 2 तर्क वाक्य से कैसे निकालते हैं, फिर एक सिंगल स्टेटमेंट से कैसे निकालते हैं। देखिए 2 से निकालने का तरीका बहुत आसान है। चलिए यहाँ पे एक सेंटेंस लिखते हैं, सभी पागल विद्यार्थी हैं। सभी विद्यार्थी मूर्ख हैं। तो आपके पास देखिए सबसे पहले तो ये देखिए कि पहला आधार वाक्य हो गया ऊपर वाला, दूसरा आधार वाक्य हो गया ये। अब इससे कुछ निष्कर्ष आएगा। तो सबसे सामान्य बात ये होती है जो इन दोनों में कॉमन टर्म है, जब 2 आधार वाक्यों से निष्कर्ष निकालना है तो इन दोनों में जो पहले आधार वाक्य का कॉमन टर्म क्या है, विद्यार्थी, और दूसरे आधार वाक्य में कॉमन टर्म क्या है, विद्यार्थी। तो ये चीज निष्कर्ष में नहीं आएगी। तो ये चीज निष्कर्ष में नहीं आएगी तो बनेगा सभी मूर्ख पागल। ठीक है, तो ये तो आप बना लिए। एक चीज समझिएगा, जब 2 से निष्कर्ष निकालते हैं तो मध्यम पद कभी निष्कर्ष में नहीं आएगा। एक बात तो यही समझ लीजिए, जब 2 से निष्कर्ष निकाल रहे हैं तो मध्यम पद कभी निष्कर्ष में नहीं आने वाला। और देखिए ठीक, निष्कर्ष का ये एस है, ये पी है। तो देखिए तो आप तो ये तो डिसाइड कर ही लेंगे अब कि ये पी है, और जो मध्यम पद है उसे एम से डिनोट करते हैं, और ये एम और ये एस। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी।
तो एक चीज देखिएगा, जब मध्यम पद निष्कर्ष में नहीं आएगा तो सबसे पहले वो ऑप्शन खोजिए जिसमें मध्यम पद ना हो। पहली बात तो ये होगी, जब दो आधार वाक्य रहेंगे तो जो उसका कॉमन पद होगा वो निष्कर्ष में नहीं आना चाहिए। अब जो बाकी चीजें हैं उसको भी समझिए। जब दो आधार वाक्य से निष्कर्ष निकाल रहे होंगे तो मध्यम पद नहीं आएगा, ठीक। दूसरी बात, सभी आधार वाक्य हो, अगला भी सभी आधार वाक्य हो, तो निष्कर्ष भी क्या होना चाहिए? सभी होना चाहिए। आसान भाषा में देखते जाइए। दूसरा, सभी हो और कोई नहीं हो, तो निष्कर्ष भी क्या आएगा? कोई नहीं वाला आना चाहिए। तीसरी बात, सभी हो और कुछ हो, तो निष्कर्ष भी क्या आएगा? कुछ वाला आना चाहिए। मतलब आगे पीछे कर सकते हैं, ऐसा मत सोचिएगा जैसे कुछ पहले लिख सकते हैं पहला आधार वाक्य सभी बाद में, तो भी निष्कर्ष क्या आएगा? कुछ वाला ही आएगा। चौथी बात, कोई हो और कुछ हो, तो निष्कर्ष एक मिनट पहले कोई नहीं। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, सर्वव्यापी से सर्वव्यापी मिलेगा तो सर्वव्यापी निष्कर्ष, ये भी सर्वव्यापी से सर्वव्यापी मिल रहा है तो भी सर्वव्यापी निष्कर्ष। सर्वव्यापी से एक भी अगर अंशव्यापी है तो अंशव्यापी निष्कर्ष मिलेगा। अगर दोनों के दोनों देखिए, अगर स्वीकारात्मक सेंटेंस है, पहला भी आधार वाक्य स्वीकारात्मक हो, दूसरा भी आधार वाक्य स्वीकारात्मक हो, मतलब कि पॉजिटिव हो, तो निष्कर्ष भी क्या होगा? स्वीकारात्मक। एक भी निगेटिव होगा, मान लीजिए एक चीज समझिए, एक नकारात्मक है और एक सकारात्मक है या स्वीकारात्मक है, तो निष्कर्ष भी क्या मिलेगा? नकारात्मक। इतनी बात समझ लीजिए। अगर सर्वव्यापी, दोनों आधार वाक्य सर्वव्यापी हैं तो निष्कर्ष भी सर्वव्यापी मिलेगा। एक भी अंशव्यापी हुआ तो निष्कर्ष भी अंशव्यापी मिलेगा। एक भी निगेटिव हुआ तो निष्कर्ष भी निगेटिव मिलेगा। और जो निष्कर्ष कभी नहीं निकलने वाले वो समझ लीजिए, वो इंपॉर्टेंट होता है। पहली बात, दो अंशव्यापी, दो अंशव्यापी मतलब ये भी कुछ वाला हो ये भी कुछ वाला हो, या ये कुछ नहीं हो ये कुछ नहीं हो। कहने का मतलब दो अंशव्यापी तर्क वाक्यों से यानी कि आधार वाक्यों से निष्कर्ष नहीं प्राप्त होगा, कोई भी वैध निष्कर्ष नहीं प्राप्त होगा। अगली बात, दो नकारात्मक आधार वाक्यों से कोई निष्कर्ष नहीं प्राप्त होगा। ये दो बातें याद कर लीजिए। अगर दोनों आधार वाक्य अंशव्यापी होंगे तो निष्कर्ष नहीं मिलेगा। यदि दोनों आधार वाक्य नकारात्मक होंगे तो भी निष्कर्ष नहीं मिलेगा। अगर मध्यम पद निष्कर्ष में आ गया तो भी निष्कर्ष गलत माना जाएगा। और बाकी सिंपल सा रूल है कि सभी से सभी मिलेगा तो सभी निष्कर्ष मिलेगा, सभी से कोई नहीं मिलेगा तो कोई नहीं निष्कर्ष मिलेगा, सभी से कुछ मिला तो कुछ मिलेगा, सभी से कुछ नहीं मिले तो निष्कर्ष भी कुछ नहीं होगा। स्वीकारात्मक स्वीकारात्मक मिलेंगे तो स्वीकारात्मक निष्कर्ष होगा, नकारात्मक और स्वीकारात्मक मिलेंगे तो नकारात्मक निष्कर्ष होगा। दो नकारात्मक हो जाएंगे तो निष्कर्ष नहीं मिलेगा, दो अंशव्यापी मिल जाएंगे तो भी निष्कर्ष नहीं वैध माना जाएगा। तो इसका प्रयोग कैसे करना है अब इसको देखिए। चलिए एक सेंटेंस लिखते हैं, वो अपने आप देखिएगा। कुछ मनुष्य मूर्ख हैं। मान लीजिए मेरा आधार वाक्य पहला है, सभी मनुष्य वाचाल हैं। आधार वाक्य दूसरा है। सबसे पहले इसका जो कॉमन टर्म है वो निष्कर्ष में नहीं आना चाहिए। सभी और कुछ से क्या मिलना चाहिए? कुछ, मतलब दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव ही निष्कर्ष रहेगा। सभी कुछ से कुछ। अब जो बचा है वो लिख दीजिए, मूर्ख वाचाल है। कुछ वाले आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं तो आप ये भी बता सकते हैं कुछ वाचाल मूर्ख है। बात समझ में आई? ध्यान दीजिएगा, सभी कुछ से कुछ मिलेगा, दोनों है पॉजिटिव पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मिलेगा, मध्यम पद नहीं आएगा तो निष्कर्ष आपका मिल जाएगा। ये दोनों निष्कर्ष सही होंगे।
तो इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि कैसे बनेगा। देखिए, दोनों सर्वव्यापी रहेंगे तो सर्वव्यापी निष्कर्ष, दोनों अगर अंशव्यापी हो जाएंगे तो कोई निष्कर्ष नहीं। एक भी सेंटेंस अगर अंशव्यापी है तो अंशव्यापी निष्कर्ष, एक भी सेंटेंस अगर निगेटिव है तो निगेटिव निष्कर्ष। इतनी चीजें आपको याद होनी चाहिए। और मध्यम पद व्याप्त, मध्यम पद कभी भी निष्कर्ष में नहीं आना चाहिए। तो इतनी चीजें अगर आप करेंगे तो आप निष्कर्ष खोज लेंगे। अब दूसरी चीज, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं मिटा दे रहा हूं। अब दूसरी चीज, मान लीजिए आपके पास केवल एक ही सेंटेंस है, दो नहीं है, तब आप निष्कर्ष कैसे बनाएंगे। ये चीज इंपॉर्टेंट होती, परीक्षा में इससे जुड़े प्रश्न ज्यादा बनते हैं कि एक ही अगर आपके पास तर्क वाक्य है तो उससे निष्कर्ष कैसे प्राप्त करेंगे। तो उससे निष्कर्ष कैसे प्राप्त करेंगे इसको समझिए। देखिए, मान लीजिए आपके पास एक ही सेंटेंस दे दे और पूछेगा इससे जुड़े हुए निष्कर्ष बताइए, तो आपको करना क्या रहता है, कुछ नियम सीखने पड़ते हैं। तो वो नियम ऐसे हैं, सबसे पहले हम उठाते हैं सभी वाले, मतलब ए वाले, सभी एस पी हैं। तो इसको हम मान लीजिए एक सेंटेंस भी लिख देते हैं, सभी मूर्ख पागल हैं। अब ध्यान दीजिएगा, मैं इसको कई तरीके से बदलूंगा। अगर ये बात सत्य आप मान के बैठे हुए हैं तो वो सारी बातें क्या होंगी, सत्य होंगी, वो सारे निष्कर्ष माने जाएंगे। कैसे, देखिए, सभी को आप फिर से सभी में बदल सकते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। सभी को आप फिर सभी में बदल सकते हैं। कैसे, दोनों में ये जो एस पद है और ये जो पी है, दोनों में अ जोड़ दीजिए, गैर जोड़ दीजिए, या फिर इस वर्ड का अपोजिट लिख दीजिए, या फिर इस वर्ड का अपोजिट लिख दीजिए। इसमें भी यही करिए, अ जोड़ दीजिए या गैर जोड़ दीजिए, या फिर इसका अपोजिट लिख दीजिए। पहली बात तो ये समझिए, सभी से आप सभी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपसे बोल दिया ये आपका आधार वाक्य है, इससे निष्कर्ष की प्राप्ति कीजिए, और आपको पास एक ही है, तो अगर ये वाला सेंटेंस लिखा है, दोनों में अ जुड़ा हुआ है या गैर जुड़ा हुआ है या अपोजिट लिख दिया है, तो क्या होगा, ये बन जाएगा। तो सभी से सभी में कन्वर्ट कैसे होगा, देखिए, सभी अ एस अ पी हैं, पहला तो ये बन गया सेंटेंस, ठीक है। दूसरा सेंटेंस, सभी से ई की भी बनेगा, ये ए है ना, अब इससे ई कैसे बनेगा, बस आपको ई बनाने के लिए इसके साथ कुछ नहीं करना, इसको ऐसे ही लिख देना है। पी वाले में अ या गैर जोड़ दीजिए या कोई अपोजिट वर्ड, पी नहीं है, ये दूसरा बन गया। देखिए, सभी से सभी दोनों में अ जोड़ दिया, गैर जोड़ दिए, कोई नहीं बनाने के लिए बस पी वाले में गैर जोड़ दिए। सभी से कुछ भी बन जाता है, कैसे बनेगा, कुछ नहीं करना, जो लिखा है सभी एस पी हैं उसी तरह कुछ एस पी हैं बन गया। मतलब सभी मूर्ख पागल हैं तो कुछ मूर्ख पागल हैं, ये भी निष्कर्ष होगा। अब कुछ वाला अपने आप में क्या हो जाता है, इंटरचेंज, कुछ एस पी हैं तो आप लिख सकते हैं कुछ पी एस हैं, ठीक है। इतनी चीजें आपकी बदल जाती हैं। कोई वाला भी आपस में क्या हो जाता है, इंटरचेंज, यानी कि जो आपने लिखा है कोई एस अ पी नहीं है, इसको आप बदल करके लिख सकते हैं कोई अ पी एस नहीं है। देखिए, इसको लाइन से समझिए। पहले देखिए, सभी को आप सबसे पहले सभी में बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस दोनों में अ या गैर जोड़ दीजिए, एस वाले में भी पी वाले में भी। सभी इंटरचेंज नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। दो चीजें आपस में इंटरचेंज नहीं होती हैं, पहला तो ए का एस और पी आपस में नहीं बदलता, ए का एस पी आपस में नहीं बदलता, और ओ का भी एस और पी आपस में नहीं बदलेगा। लेकिन जो ई है उसका एस और पी आपस में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और आई का भी एस और पी आपस में चेंज हो जाएगा। अब मैं इसको लाइन से एक बार फिर से समझा दे रहा हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए,
कैसे आपको सेंटेंस बना सकते हैं, एक ही सेंटेंस से आप कितने ढेर सारे निष्कर्ष निकाल सकते हैं उसको समझिए। देखिए, अगर आपके पास कोई सेंटेंस है ए का मतलब सभी एस पी हैं, ये सेंटेंस है, तो आप इससे कितनी चीजें बना सकते हैं। आप ए से ई बना सकते हैं, ए से आई बना सकते हैं, ए से ए बना सकते हैं, ये तीनों बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? और आपका इतने में काम चल जाएगा, बाकी भी बन सकते हैं, लेकिन देखिएगा ए से ई कैसे बनना है, बहुत आसान सा है। ये लिखा है सभी एस पी हैं, तो ई में क्या होता है, कोई, एस की जगह ऐस ही रहेगा, और पी वाले में क्या जोड़ने को कहें, अ या गैर, पी नहीं है। अब ये अ या गैर नहीं भी जुड़ा है, अगर अपोजिट वर्ड है, जैसे लिखा है अमर, अमर की जगह मरने वाला लिख दिया है तो भी सही है क्योंकि अपोजिट है। अब ध्यान दीजिएगा, इस ई का एक और पार्ट बन सकता है, क्योंकि ई क्या होता है आपस में इंटरचेंज, तो यही सेंटेंस ऐसा भी लिखा जा सकता है, कोई अ या गैर पी एस नहीं है। ठीक, पहली बात, ये ए से बनने वाले दो सेंटेंस हो गए। अगर आपसे कोई ई दे दिया है तो ई आपस में इंटरचेंज हो गया। अब ए से आई कैसे बनेगा, जैसे ये सभी लिखा है तो आई का क्या होता है कुछ, इसमें कुछ चेंज नहीं करना, बस एस पी लिख दीजिए, बन गया नया सेंटेंस, नया निष्कर्ष प्राप्त हो गया। और कुछ वाला भी क्या होता है आपस में इंटरचेंज, तो आप लिख सकते हैं कुछ पी एस है। ठीक, देखिए आपके पास केवल एक ही तर्क था, आपने 4 अभी बना ही लिए हैं। पांचवा देखिए कैसे बनेगा। ए से ए बनाने के लिए बस दोनों जगह आपको अ या गैर जोड़ देना है, तो सभी अ एस या गैर एस अ पी हैं, बस। ए आपस में इंटरचेंज नहीं होता, तो ये आपके 5 फॉर्मेशन तो आराम से ए से ही बन जाते हैं। और आपको जो नियम बताए हैं कि इससे ये परिवर्तित हो जाता है। अब इसके आधार पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए कैसे, मैं यहां एक सेंटेंस लिख दे रहा हूं, एग्जाम में आए हुए एक क्वेश्चन लिखता हूं, उसको समझिए। लिखा है तर्क वाक्य सभी, तर्क वाक्य दिया है सभी पत्तियां हरित हैं। ठीक है, ये आपके पास तर्क वाक्य है एक, और आपको पता है ये ए है, और पूछा है ये तर्क वाक्य किसके समतुल्य है, और आपको नीचे कूट दिया होगा ढेर सारा, मैं लिख दे रहा हूं। आपके पास क्वेश्चन ये है और नीचे आपको जो कूट दिया है वो लाइन से मैं लिख दे रहा हूं। पहला दिया है कोई भी पत्ती हरी नहीं है, हरित नहीं है। बहुत आराम से समझिए, बहुत सिंपल होता है। अगला है कोई भी पत्ती हरी नहीं, हो गया, कोई भी पत्ती गैर हरित नहीं है, ये सेकंड हो गया आपका। अब तीसरा दिया है कोई भी पत्ती नहीं, कुछ पत्तियां हरी हैं। अगला दिया है कोई भी हरित पत्ती नहीं है। चलिए आपका कौन कौन सा सही होगा सबसे पहले उठाते हैं। देखिए सभी वाले को अगर ई में चेंज करेंगे, देखिए आपके पास 2 ई है ना, तो सभी वाले को ई में चेंज करेंगे तो पी वाले में क्या जुड़ जाना चाहिए, अ या गैर। इसमें नहीं जुड़ा है, इसमें जुड़ा है, तो ये सेंटेंस तो एकदम क्लियर है कि ये इससे प्राप्त होगा ही होगा। ठीक, दूसरी बात, कुछ पत्तियां हरी हैं, ए से आई प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं करना होता, बस एस पी है, तो देखिए कुछ पत्तियां हरी हैं या कुछ हरी पत्तियां हैं, दोनों सेंटेंस क्या होते, सही होते। अगला क्या है, कोई भी हरित पत्ती नहीं है,
कोई भी हरित पत्ती नहीं है। देखिए सभी पत्तियां हरी हैं, तो अगर उससे कोई वाला सेंटेंस बनाएंगे ई वाला, तो कहीं ना कहीं गैर अ या अपोजिट वर्ड जुड़ना चाहिए था, नहीं जुड़ा है, तो आपका क्या होगा, जो दूसरा और तीसरा कूट में दिया होगा वो क्या होगा, सत्य होगा। बात समझ में आई? इतना आपको समझना पड़ेगा, बहुत सिंपल होता है, एक बार समझ में आ जाएगा तो कर लेंगे। देखिए सभी वाला दे करके अगर पूछा है ई का, तो आप उसमें गैर ढूंढिए, मिल जाए तो बहुत अच्छे से करिए, और आई का पूछा है तो देख लीजिए चेंज करके। तो इस तरह से आपको करना होगा। एक और क्वेश्चन करा देते हैं, देखिए एक जो क्वेश्चन है जो अभी पहले बताया 2 आधार वाक्यों से निकालने का, वो भी देख लीजिए। अब देखिए अगर आपसे पूछेगा ई का चेंज, तो आप देखिएगा ई आपस में 2 बार चेंज हो जाता है, आपको तो यही मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। आई का चेंज पूछेगा तो आई भी आपस में 2 बार चेंज हो जाता है, पता चल गया। तो इतने चेंज अगर आप सीख जाएंगे तो एग्जाम में कर लेंगे। और भी चेंज होते हैं लेकिन इतने से आपका काम एग्जाम में चल जाएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल भी देख लीजिए, जिससे एक चीज क्लियर हो कि 2 से कैसे निकाल रहे हैं। हाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसको गोला बना करके सॉल्व मत करिएगा कि 2 गोला बना करके आप सॉल्व करेंगे, एग्जाम में गलत ही होगा, उसको आप मत प्रयोग करिएगा। देखिए क्वेश्चन है कि सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, पहला आधार वाक्य। दूसरा दिया है सभी कुत्ते गाय हैं। ठीक है, तो अब इसमें कुछ निष्कर्ष दिए हुए हैं। निष्कर्ष क्या क्या दिए हुए हैं, अब आपको दोनों का प्रयोग करके सॉल्व करना है। दोनों वाले से एक निष्कर्ष मिलेगा और सिंगल वाले से भी अगर निष्कर्ष मिल रहा है तो कूट में आप टिक लगाइएगा। तो देखिए सभी बिल्लियां गाय हैं, ये एक निष्कर्ष है, मतलब जो दिया हुआ है। दूसरा दिया है कुछ गाय बिल्लियां हैं, अगला दिया है सभी कुत्ते बिल्ली हैं, इसके बाद दिया है कोई गाय कुत्ता नहीं है। अब ध्यान से देखिए, मैंने आपको एक चीज सिखाई, मान लीजिए पहले तो ये कट जाएगा कुत्ते कुत्ते। अब मान लीजिए आपको थोड़ा सा ये देखिए, सभी गाय बिल्लियां हैं, ठीक। देखिए पहली बात तो आप देखिए, पहले तो आपसे कूट दिया रहेगा, अब मैं आप कूट भी लिख दे रहा हूं, दूसरा तीसरा चौथा। और जब आपको प्रश्न नहीं भी आए तो आप कैसे करेंगे, केवल चौथा, पहला दूसरा, दूसरा चौथा। तो सबसे पहले ये ढूंढिए जो आंसर हो ही नहीं सकता। मैंने आपको एक चीज समझाई है, ए आपस में इंटरचेंज तो हो ही नहीं सकता। बिल्लियां कुत्ते की जगह नहीं जा सकती, कुत्ते बिल्लियों की जगह जाए। सेंटेंस लिखा ना सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कभी सभी कुत्ते बिल्लियां नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन तो एकदम गलत है। अगर ये किसी विकल्प में है तो काट दीजिए, इसका कोई यूज नहीं होगा, ऐसा पहले समझिए। दूसरी बात, सभी कुत्ते गाय हैं। जब सभी कुत्ते गाय हैं तो कोई गाय कुत्ता नहीं, ये हम कह ही नहीं सकते। ध्यान दीजिएगा, जब सभी कुत्ते गाय हैं तो कोई गाय कुत्ता नहीं कह नहीं सकते, क्योंकि अगर कह सकते तो यहाँ गैर और जुड़ा होता, नहीं जुड़ा है, ये भी कट गया, चौथा भी कट गया, ठीक है। और एक और देखिए, चौथा इस ऑप्शन में ये भी कट गया, आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपको इसका सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सभी बिल्लियां गाय हैं, ये निष्कर्ष आपको मिल रहा था, कोई दिक्कत नहीं। और कुछ गाय बिल्लियां हैं, कैसे कुछ गाय कैसे बिल्लियां बनेगी, जब सभी गाय बिल्लियां हैं ना, तो इससे आप, मैंने अभी समझाया कि आई निष्कर्ष निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, सभी से कुछ बनाइए, बिल्लियों की जगह बिल्लियां हो गया और गाय की जगह गाय ही हो गया, रख दिए। ये निष्कर्ष मिल रहा है, यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो आई को इंटरचेंज कर सकते हैं ना, तो चेंज कर दीजिए ना, कुछ गाय बिल्लियां हैं। अब चेक करिए, ये वाला मिल रहा है, मिल गया।
तो पहला निष्कर्ष तो आपको दो आधार वाक्यों से प्राप्त हो ही गया था। अब इसी निष्कर्ष से आई बना लिए तो अगला निष्कर्ष प्राप्त हो गया, आराम से हो गया। अगर आप इतना नहीं भी कर पा रहे तो काटना सीख लीजिए, काटने से भी आंसर आ जाएगा। वो आपके ऊपर है कि आप इसको करना कैसे चाहते हैं। ठीक, अब आपको एक चीज पढ़ानी है छोटी सी, बहुत सिंपल है, वो है अवस्था और आकृति। और अवस्था आकृति पढ़ाने से पहले आपको कुछ चीजें और समझाने की, मानक रूप में कैसे बदलेंगे। असल में देखिए, आपके एग्जाम में इसको कठिन करने के लिए सभी कोई कुछ का प्रयोग नहीं करके एक सेंटेंस दे देता है। अब आप समझ नहीं पाते वो सेंटेंस वास्तव में किस में बदल रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ कुछ रूल लिख रहा हूं कि वाक्यों का तर्क वाक्य में रूपांतरण। तर्क वाक्य मतलब AEIO, मतलब किसी सिंपल सेंटेंस को AEIO कैसे बनाएंगे वो रूपांतरण पढ़ने जा रहे हैं। अब आप बस जितने रूल लिख रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा तो अपने आप सीख जाएंगे। मान लीजिए कि किसी सेंटेंस में हर एक प्रत्येक सर्वदा कोई भी के साथ निगेटिव नहीं आया, ध्यान दीजिएगा, कोई भी सर्वदा, ध्यान दीजिए, अब ये हर एक प्रत्येक कोई भी सर्वदा, अगर ये किसी सेंटेंस में आ रहे हैं और अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव होने का मतलब समझ रहे हैं ना कि स्वीकारात्मक है, सकारात्मक है, जैसे कि हर एक व्यक्ति पागल है, पॉजिटिव हो गया, तो ये क्या बनेगा, ए बनेगा। जैसे मैं लिख रहा हूं हर एक व्यक्ति पागल है, तो ध्यान दीजिएगा, है का मतलब पॉजिटिव और हर एक दिया है तो इसको हम क्या बना देंगे, हर एक की जगह सभी व्यक्ति पागल हैं। जब सभी में बदल लेंगे तभी तो अपना रूल लगाएंगे, क्योंकि हर एक प्रत्येक कोई भी सर्वदा तो आपको पता ही नहीं है। तो इन चारों में से कोई भी आया और अगर पॉजिटिव है तो वो क्या बनेगा, ए तर्क वाक्य बन जाएगा। और इन चारों में से कोई भी आया और निगेटिव है, मतलब कि नहीं है, मतलब हर एक व्यक्ति पागल नहीं है, निगेटिव रहेगा तो ये ओ बन जाएगा। जैसे मैं लिखने जा रहा हूं प्रत्येक व्यक्ति मनुष्य नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इसमें नहीं है मतलब निगेटिव है और आगे प्रत्येक जुड़ा है, तो आप ओ बना देंगे, क्या बना देंगे, प्रत्येक की जगह कुछ व्यक्ति मनुष्य नहीं है, ये बन जाएगा, इसका ये रूपांतरण बन जाएगा। क्योंकि आपको जितने भी रूल लगाने हैं AEIO पे लगाने हैं। जब तक AEIO आपको नहीं पता रहेगा किसी सेंटेंस का तो आप रूल नहीं लगा पाएंगे। तो पहला रूल क्या है, हर एक प्रत्येक कोई भी सर्वदा अगर स्वीकारात्मक है, सकारात्मक है तो ए में बनाइए, नकारात्मक है तो ओ में बनाइए। चलिए अब दूसरा रूल देखिए, इसको आसानी समझने का प्रयास करिएगा। दूसरा, कोई नहीं, कभी नहीं, एक भी नहीं। सेंटेंस में आ रहे हो जैसे कोई नहीं, कभी नहीं, एक भी नहीं, किसी भी परिस्थिति में नहीं। अगर सेंटेंस में कोई नहीं, कभी नहीं, एक भी नहीं, किसी भी परिस्थिति में नहीं जैसे शब्द आएंगे तो वो ऑटोमेटिक किस में बन जाएगा, ई में। वो सेंटेंस किस में बन जाएगा, ई में। जैसे मान लीजिए कोई नहीं, जैसे एक भी विद्यार्थी पागल नहीं है, तो चुपचाप उसको बता देंगे आप क्या, कोई विद्यार्थी पागल नहीं। अगर ये सेंटेंस आ गए कि सी में तो उसको आप किस में बदल देंगे, ई में। अगला रूल देखिए, अगर आपके वाक्य में अधिकांश आ जाए, कतिपय आ जाए या फिर अनेक आ जाए, एक को छोड़कर सब आ जाए, जैसे बोले राम को छोड़कर सब पागल हैं, ऐसा कुछ बोल दे, थोड़े से आ जाए,
अधिकांश, कतिपय, अनेक, एक को छोड़कर सब, थोड़े से, कई, बहुत से, इसमें से कोई भी वर्ड आ जाए, ठीक है, तो आप उसको किस में बदलेंगे? देखिए, अगर ये स्वीकारात्मक हैं सारे, मतलब अधिकांश पागल व्यक्ति हैं तो इसको आप बदलेंगे आई में, और अधिकांश व्यक्ति पागल नहीं है लिख के आ गया निगेटिव में, तो इसको बदलेंगे ओ में। ठीक है, ये तीनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, अगर अब इसी तरह प्रायः आ जाए, सामान्यतः आ जाए, ध्यान दीजिएगा, प्रायः आ जाए, सामान्यतः आ जाए, कभी कभी आ जाए, बार बार आ जाए सेंटेंस में कहीं, प्रायः आ जाए, सामान्यतः आ जाए, कभी कभी आ जाए, बार बार आ जाए, तो अगर ये स्वीकारात्मक है, मतलब सकारात्मक है तो आई बनेगा, और नकारात्मक है तो ओ बनेगा। ठीक है, प्रायः व्यक्ति पागल होते हैं, तो प्रायः व्यक्ति पागल होते हैं है का मतलब पॉजिटिव, तो बताएंगे कुछ व्यक्ति पागल होते हैं, और वही निगेटिव रहता, प्रायः व्यक्ति पागल नहीं होते हैं निगेटिव, तो आप बोलते कुछ व्यक्ति पागल नहीं होते हैं। इसके अलावा आ जाए आपका कम ही, बिरले ही, ध्यान दीजिएगा, कम ही, बिरले ही, करीब करीब, कम ही, बिरले ही, करीब करीब जैसे सेंटेंस अगर आ गए, तो कोई भी नहीं, ये अगर बन के आ रहा है तो एक काम करिएगा, पॉजिटिव रहेगा, ये स्पेशल रूल है, थोड़ा सा गड़बड़ होता है, इसको ध्यान से देखिएगा। कम ही, बिरले ही, करीब करीब, कोई भी नहीं, इसमें से कोई भी अगर एक वाक्य आ गया सेंटेंस में, तो पॉजिटिव होने पर ये क्या बनेगा? ओ बनेगा। ठीक उल्टा चलता है, पॉजिटिव रहने पे ओ बनेगा, और अगर निगेटिव है तो आई बनेगा। कहने का मतलब समझिए, कम ही व्यक्ति पागल होते हैं, तो आप देखिए पॉजिटिव बना ना, तो इसको क्या बनाएंगे? कुछ ही व्यक्ति, देखिए कुछ ही नहीं, कम ही व्यक्ति पागल होते हैं का मतलब पॉजिटिव है, तो इसे बनाएंगे कुछ व्यक्ति पागल नहीं होते हैं, ठीक उल्टा बनता है। और लिखा बिरले ही व्यक्ति पागल नहीं होते हैं, तो आप इसको ठीक उल्टा बनाएंगे, कुछ व्यक्ति पागल होते हैं। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये ठीक उल्टा चलता है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक आध और रूल लिखवा दे रहे हैं, इतने एग्जाम में पर्याप्त होंगे। रूल इसके बहुत से होते हैं, लेकिन एग्जाम में जो बार बार आते हैं उन रूल को हम बता दे रहे हैं। अब मान लीजिए कि अगर एक वचन स्वीकारात्मक है, एक वचन आप सभी जानते हैं क्या होता है, अगर कोई चीज़ एक वचन स्वीकारात्मक है तो वो ए बनती है। जैसे एक वचन है राम विद्यार्थी है, तो ये कौन सा सेंटेंस बनेगा? तो आप अपने आप बता देंगे, सभी राम विद्यार्थी हैं। इसको आप क्या बना देंगे? तुरंत ए बना देंगे। ठीक है, अगर एक वचन निषेधात्मक है, एक वचन स्वीकारात्मक है तो ए बनाएंगे, एक वचन निषेधात्मक है, एक वचन अगर निषेधात्मक में आया है, निगेटिव में आया है, जैसे राम विद्यार्थी नहीं है, तो आप इसको बना देंगे क्या? ई नहीं बनाएंगे, आप बनाएंगे ओ। इस पे ध्यान दीजिएगा, सॉरी इसको ओ क्यों बना रहे हैं, इसको ई बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, एक वचन निषेधात्मक है तो ई बनाएंगे, एक वचन स्वीकारात्मक है या सकारात्मक है तो ए बनाएंगे। तो आप इतने रूल से काम चलाइए, और भी रूल हैं, लेकिन इतने रूल को अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम में कुछ प्रश्न आपके ऐसे ही सही होने लगेंगे। देखिए परीक्षा एकदम पास में है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाना पड़ रहा है, तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम के क्वेश्चन करेंगे तो आप इसको आराम से कर भी लेंगे। अब जो आपको यूजीसी ने अभी पिछले ही साल से एक दो बार क्वेश्चन देना शुरू किया है, बहुत ही आसान है, अगर आपके मनाइए कि आपके इसमें आ जाए, बहुत आसान सा टॉपिक है, अवस्था और आकृति, तर्कवाक्यों की अवस्था और आकृति, मतलब वही जो युक्ति बनती है उसकी अवस्था और आकृति, जिसे आप
एंड फिगर कहते हैं। तो अवस्था आकृति जो आपको पढ़नी है बहुत आसान सी चीज़ होती है। उसके लिए आपको क्या याद करना है वो समझ लीजिए। बहुत सी छोटी सी चीज़ है जो आपको याद करनी है। तो जो याद करना है उसको हम लिखने जा रहे हैं। देखिए आपको याद क्या करना है, पहले होता है एमपी फिर बनता है व्यक्ति पीएम। इस बात को याद रखिएगा, पहले व्यक्ति बनता है एमपी फिर बनता है पीएम। तो पहला तो आपको ये याद करना है कि एमपी पीएम एमपी पीएम, बहुत कठिन नहीं होता, याद हो जाता है। नीचे एसएम एसएम एमएस एमएस, ठीक है। एक चीज दिमाग में रखिए, इसको याद क्या करना है, बस एमपी पीएम और नीचे एसएम एसएम एमएस एमएस, ठीक है। तो भाई एग्जाम में तो आपको क्लियर पता है कि नीचे एसपी ही मिलता है निष्कर्ष में। अब देखिए जो ये पहला बना है ये होती है आकृति फर्स्ट, ये जो दूसरा मैंने बनाया वो होती है आकृति सेकेंड, ये जो मैंने तीसरा बनाया ये होती है आकृति थर्ड, और जो मैंने ये चौथा बना दिया वो होती है आकृति फोर्थ। अब ये बनाना कैसे है, दिमाग में एग्जाम में कुछ नहीं करना, याद क्या करना है, पहले में एमपी दूसरे में पीएम। देखिए बस याद कैसे, इसको बना लीजिएगा अपने पास, एमपी पीएम, ठीक, और नीचे एसएम एसएम एमएस एमएस। अब आपको करना क्या है वो देखिए, मैं यहाँ एक क्वेश्चन लिखता हूँ, आप भी बता दीजिएगा कैसे सही है। मैं लिखने जा रहा हूँ सभी मूर्ख, चलिए सभी भी बहुत हो गया, आप सीधे नाम लिखते हैं, सभी हर्ष पागल हैं, ठीक। दूसरा लिख रहा हूं कुछ दुर्गेश हर्ष हैं। तो एक चीज तो है, मैं इसका निष्कर्ष भी आपके सामने, सभी कुछ से कुछ बना होगा, मैं हर्ष से हर्ष को काट दे रहा हूं, तो आपका निष्कर्ष मिलेगा दुर्गेश पागल है। अब आपको कुछ नहीं करना, देखिए सबसे पहले जो एस पी आपको बनाना है, निष्कर्ष का पहला पद एस दूसरा पद पी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये समझ में आ जाएगा। निष्कर्ष का पहला पद क्या होगा एस, दूसरा पद क्या होगा पी, मिडिल पद क्या होगा, जो दोनों में कॉमन होता है उसको मिडिल कहते हैं। पागल का मतलब पी है, मतलब पी का मतलब जो दूसरा पद पी, एस क्या है ये, इसमें कौन सी आकृति बनी, एम पी एस एम, आकृति क्या बन रही है एम पी एस एम। तो ढूंढिए एम पी एस एम कौन सा है, एम पी एस एम, और कहीं नहीं है ना, एम पी एस एम पहली आकृति बन गई। तो इस युक्ति की आकृति क्या होगी फर्स्ट, बहुत आसान सी चीज है। अब आप इसका वो भी तो बता सकते हैं, ये कौन सा तर्क वाक्य है ए, ये कौन सा है आई, निष्कर्ष क्या मिल रहा है आई। तो देखिए ये युक्ति कैसे बनी, ए आई आई, आकृति फर्स्ट, हो गया काम। दूसरा क्वेश्चन भी दिखाते हैं, समझ लीजिए, बहुत कठिन नहीं है। लिख रहा हूं दूसरा क्वेश्चन, देखिए कुछ पागल मूर्ख हैं, कुछ मूर्ख मनुष्य हैं। तो एक निष्कर्ष मैं बना दे रहा हूं, कुछ पागल मनुष्य हैं। अब ये आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, निष्कर्ष से तय कर लीजिए कि एस कौन है पी कौन है। निष्कर्ष का जो पहला पद होता है वो एस होता है, जो दूसरा पद होता है वो पी होता है। तो चलिए एस कहाँ पे है, यहाँ पे है, पी कहाँ पे है, यहाँ पे है, और ये दो जो कॉमन है उसको बोलते हैं मिडिल टर्म। एस एम एम पी कहाँ मिलता है, ढूंढिए एस एम एम पी। तो देखिए एक चीज़ समझिएगा, जो मैंने ये सेंटेंस क्या हो गया, एस एम एम पी लिखा हुआ है ना, तो ये उल्टा हो गया, लेकिन मैं इसको ठीक कर दे रहा हूँ कि आपको दिक्कत ना हो। रुक जाइए, कुछ मनुष्य पागल है, ठीक है। अब देखिए एस है, ये पी है, तो पी मिडिल है, ये
ठीक है, एस यहाँ पे है, पी यहाँ पे है, तो PMMS कहाँ मिलता है? तो ढूंढिए PMMS, ये PMSM है, नहीं होगा, ये PMMS है, चतुर्थ आकृति में मिलता है, थर्ड सेकंड फर्स्ट। तो अब बताइए ये क्या है? आई है, ये क्या है? आई है, ये क्या है? आई है, तो इसकी आकृति क्या बनेगी? आई आई आई, अवस्था बन गई और आकृति चौथी। अब इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप इसको आराम से अवस्था और आकृति बता देंगे। ठीक है, और एक चीज और, ये जो मैंने लिखा कि SPM का जो फुल नाम है वो भी जान लीजिए। वैसे तो जानते हैं, S का मतलब अमुख्य पद, वेन डायग्राम बताते समय ही आपको बताए थे, फिर भी बता दे रहे हैं। S का मतलब होता है अमुख्य पद, P का मतलब होता है मुख्य पद, इसी को बोलते हैं वृहद पद, इसको बोलते हैं लघु पद। ध्यान दीजिएगा, P का मतलब होता है प्रमुख या मुख्य पद या वृहद पद, S का मतलब होता है अमुख्य पद या लघु पद, और जो M होता है, जो दोनों आधार वाक्यों में कॉमन होता है, उसको बोलते हैं मध्यम पद। और इन्हीं पदों को कभी कभी जो एग्जाम में पूछ देता है वो बता दे रहा हूं कि इनको कहते क्या हैं। देखिए इसमें कुछ ज्यादा नहीं होता, इसी को बोलते हैं साध्य पद। अब ये जब भारतीय दर्शन पढ़ेंगे तो मुख्य पद को ही क्या बोलते हैं? साध्य पद। जो अमुख्य पद है उसी को बोलते हैं पक्ष, उसी को क्या बोलते हैं? पक्ष। और जो मध्यम पद है उसी को बोलते हैं लिंग या साधन। दिमाग में रखिएगा, एग्जाम में अगर पूछ देगा कि इसमें लिंग या साधन पक्ष कौन सा है, तो मिडिल टर्म को मानिएगा। पूछेगा पक्ष कौन सा है, तो अमुख्य पद S को ढूंढिएगा। पूछेगा साध्य पद कौन सा है, तो प्रमुख पद को ढूंढिएगा। इसको भी दिमाग में रख लीजिए। ठीक है, अब जो आपको पढ़ाना है वो है भारतीय तर्कशास्त्र। भारतीय तर्कशास्त्र जितनी चीजें हैं वो पहले मैं बता रहा हूं कि आपके सिलेबस में है क्या क्या चीजें। वैसे तो पहले ही बता चुका हूं पिछली क्लास में क्या क्या चीजें हैं आपके सिलेबस में, लेकिन फिर भी समझिए। और इधर बीच भारतीय दर्शन से क्वेश्चन ज़्यादा बन गए थे, तो इसको थोड़ा ध्यान से भी देखिएगा। इससे 1-2 क्वेश्चन तो क्लियर बनने हैं, अगर 3 बन गए तो कोई हैरानी नहीं होगी। आपको अभी तक आपने जितना पढ़ा वो पढ़ा पाश्चात्य तर्कशास्त्र, वेस्टर्न लॉजिक पढ़ा। अब जो पढ़ेंगे वो है भारतीय तर्कशास्त्र। तो भारतीय तर्कशास्त्र में आपको जो चीज़ पढ़नी है, पहला ही टॉपिक है आपका प्रमाण, जिसे हम बोलते हैं ज्ञान के साधन। तो प्रमाण में भी आपको जो प्रमाण पढ़ने हैं, 4 तो एकदम मुख्य प्रमाण आपको पता ही है। प्रत्यक्ष पढ़ना है, अनुमान पढ़ना है, उपमान पढ़ना है और शब्द प्रमाण पढ़ना है। ये 4 प्रमुख हैं जो सभी लोग मानते हैं। इसके अलावा 2 और प्रमाण हैं आपके जो पढ़ने हैं, सिलेबस में लगे हैं, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। ठीक, इसके बाद जो आपको पढ़ना है वो है अनुमान के प्रकार, संरचना और एक टॉपिक है व्याप्ति। और अंतिम जो इसमें पढ़ना है वो है आपका हेत्वाभास। इतनी चीजें आपको पढ़नी है और यही आपके सिलेबस में है। तो इसको पढ़ने के लिए अब आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, जितनी चीज़ें यहाँ बताते जाएं बस उसको ध्यान से सुनते जाइए और इम्पॉर्टेंट चीज़ें नोट करते जाइए। देखिए, सबसे पहले हम जब इसको पढ़ेंगे तो भारतीय तर्कशास्त्र में कुल 9 प्रमुख दर्शन हैं। तो पहले उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं।
भारतीय जो तर्कशास्त्र है या भारतीय दर्शन परंपरा है, देखिए हमारे यहाँ जो तर्कशास्त्र है वो दर्शन से ही उद्भूत हुआ है। तो आपको ये देखना है कि जो हमारे यहाँ भारतीय प्रमुख दर्शन है वो आस्तिक नास्तिक में बटे हुए हैं। मैं इसलिए इसको बता दे रहा हूँ कि कभी कभी पूछ देता है, मान लीजिए एग्जाम में गलती से पूछ दिया, क्योंकि ये कॉमन सी चीज़ है, आ गया तो फिर आपको दिक्कत ना हो। अगर आपको दर्शन के नाम याद हैं तो भी ठीक, नहीं याद है तो भी ठीक। हमारे यहाँ 3 नास्तिक दर्शन है, वो याद आपको रहने चाहिए। पहला बौद्ध, दूसरा जैन और तीसरा चारवाक। मान लीजिए आपको किसी और भारतीय दर्शन के नाम नहीं भी याद है तो नास्तिक याद कर लीजिए। अब जो जितने भी दर्शन आएंगे सब के सब क्या हैं, आस्तिक दर्शन में आएंगे। आस्तिक में आपको सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक और मीमांसा वाले, उत्तर मीमांसा पूर्व मीमांसा टाइप वाले, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, ये सारी चीज़ें इधर, और जो नास्तिक है उसमें बस 3। तो अच्छा क्या है, नास्तिक याद कर लीजिए, जो बाकी बचेंगे सबके सब आस्तिक होंगे। ठीक, ये बात समझ में आ गई होगी। अब हमारे यहाँ जो हमें पढ़ना है भारतीय तर्कशास्त्र में ज्ञान के साधन, तो सबसे पहले हमें पढ़ना है क्या, ज्ञान। तो ज्ञान के साधन पढ़ने से पहले हमको जानना है कि ज्ञान होता क्या है, तो उसको समझ लीजिए। ज्ञान ज्ञान होते हैं 2। पहला तो समझिए प्रमा, दूसरा होता है अप्रमा। प्रमा का मतलब होता है यथार्थ ज्ञान, अप्रमा का मतलब होता है अयथार्थ ज्ञान। अब इन्हीं के जो साधन हैं और इनके प्रकार हैं वही आपको पढ़ने हैं कि यथार्थ ज्ञान में क्या क्या चीजें आती हैं, अयथार्थ में क्या आती हैं। तो यथार्थ ज्ञान में ही आते हैं प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। वो जो 4 प्रमुख प्रमाण हैं वो क्या हैं, यथार्थ ज्ञान में आते हैं। अब अयथार्थ ज्ञान में भी क्या चीजें आती हैं, मान लीजिए पूछ दिया कि यथार्थ ज्ञान नहीं है, तो अयथार्थ की भी चारों चीजें याद रखिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें आती है स्मृति, संशय, भ्रम और छल। ठीक है, स्मृति, संशय, भ्रम और छल नहीं, छल ना लिखिए, छल तो दोष हो जाता है, इसकी जगह आप लिखिए तर्क। ठीक, देखिए ज्ञान 2 प्रकार का, पहला प्रमा, दूसरा अप्रमा। प्रमा का मतलब यथार्थ ज्ञान जिसमें प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द ज्ञान के साधन या प्रकार बन गए। अप्रमा में, अयथार्थ ज्ञान में आपको स्मृति, संशय, भ्रम और तर्क। ठीक, 4 उसके याद कर लीजिए, 4 इसके याद कर लीजिए। अब जो एक एक करके इन सबको समझाना है, अब यही आपका बचा है, इसको ध्यान से देखिए और समझते जाइए। अगर समय बचा तो आप लोग को क्वेश्चन पेपर भी करा देंगे, वैसे समय है बहुत कम। चलिए, अब आपको जो लाइन से ज्ञान के साधन हैं, जो प्रमाण है प्रमुख, उसमें पहला प्रमाण है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब क्या है, प्रतिधनच। कहने का मतलब जो सामने हो वो क्या है, प्रत्यक्ष है। एक चीज समझिए, प्रत्यक्ष में केवल आंख से देखा ही प्रत्यक्ष नहीं होता। कहने का मतलब है मेरी जितनी ज्ञान इंद्रियां हैं, मतलब आंख, नाक, कान, मुंह, जितनी भी ज्ञान इंद्रियां हैं, उससे हम कुछ भी जान जाएंगे, वो सारी चीजें क्या होंगी, प्रत्यक्ष। कहने का मतलब जितनी भी मेरी इंद्रिय हैं उनसे हम कुछ भी जानेंगे। आंख से अगर हम देख लिए, अपने नाक से किसी महक को सूंघ लिए, वो सब चीजें क्या मान ली जाएंगी, प्रत्यक्ष। तो अब इसको आपको ये समझना है कि ये प्रत्यक्ष को आपको करेंगे कैसे। तो प्रत्यक्ष में वो सारी चीजें आती हैं, जैसे कि 5 प्रत्यक्ष तो ऐसे ही बन गए, जैसे नेत्र प्रत्यक्ष, घ्राण मतलब सूंघने की शक्ति, ये प्रत्यक्ष, श्रवण प्रत्यक्ष। ठीक है, इस तरह से आपके ढेर सारे प्रत्यक्ष ऐसे ही बन जाएंगे। तो जितने भी हो सकते हैं वो सारे प्रत्यक्ष बन जाएंगे। तो 5 तो यही इंद्रियां हैं, तो 5 प्रत्यक्ष तो यही मिल जाएंगे। ठीक,
अब प्रत्यक्ष के जो भाग होते हैं उनसे प्रश्न बनते हैं, तो नाम कम से कम आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से होते हैं। देखिए, प्रत्यक्ष के जितने भी डिवीज़न बता रहे हैं उसको दिमाग में रखिएगा, इसके अंदर तो नहीं पूछता, लेकिन इनके डिवीज़न से प्रश्न बन जाते हैं। एक होता है लौकिक प्रत्यक्ष, दूसरा होता है अलौकिक प्रत्यक्ष। इसका अर्थ बताने की जरूरत नहीं, लौकिक मतलब जो हमें दिख रहा है, अलौकिक प्रत्यक्ष जो हमें नहीं दिख रहा है। दूसरा, आप इसको बांट सकते हैं और भी। प्रत्यक्ष का एक भेद तो ये हो गया, दूसरा भेद होता है प्रत्यक्ष एक और चीज में बटा होता है, निर्विकल्प प्रत्यक्ष, और दूसरा सविकल्प प्रत्यक्ष। मतलब जब कोई चीज आप पहली बार देखेंगे, उसके बारे में कुछ नहीं पता है, तब वो निर्विकल्प प्रत्यक्ष में आ गई। और जब कोई चीज पता है और उसकी तुलना उलना कर सकते हैं, उसके लिए कुछ विकल्प है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सविकल्प प्रत्यक्ष। तो कहने का मतलब है, जैसे कि हमने जिंदगी में कभी हाथी ना देखी हो, तो हाथी के गुण आदि के बारे में नहीं जानते, तो चुप मार के क्या बताएंगे? निर्विकल्प प्रत्यक्ष। और हमें पता है कि हाथी की सूंड, नाक, मुंह ये सब होता है, तो बता देंगे सविकल्प प्रत्यक्ष। देखिए, इसमें कोई विकल्प नहीं होता, मतलब गुण, आधार, जाति, नाम कुछ भी नहीं, सविकल्प में ये सारी चीजें उपलब्ध होती हैं। अब आपको बाकी जितने प्रत्यक्ष हैं, निर्विकल्प, सविकल्प, प्रतिविज्ञा भी एक प्रत्यक्ष का रूप है। आप ये सारे नाम याद कर लीजिए कि जब भी आएंगे तो मुझे दिमाग में रखना है कि प्रत्यक्ष के ही हैं। और चौथा, सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष। चार भाग तो आपके ये हो गए कि देखिए, पहला निर्विकल्प, दूसरा सविकल्प, तीसरा प्रतिविज्ञा, चौथा सामान्य लक्षण, पांचवा ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष। इसके अलावा आप बोल सकते हैं योगज प्रत्यक्ष। अब ध्यान दीजिएगा, आपसे प्रत्यक्ष में कुछ भी पूछ सकता है कि ज्ञान लक्षण किसका प्रकार है, तो बता दीजिए प्रत्यक्ष का है। पूछ देगा योगज किसका प्रकार है, तो बता दीजिएगा प्रत्यक्ष का है। सविकल्प किसका है, तो प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष को मुख्यतः किस में बांटते हैं, तो सविकल्प, निर्विकल्प टाइप से बता दीजिएगा। प्रत्यक्ष में लौकिक होते हैं, अलौकिक भी मान सकते हैं, ये 5 टाइप के भी प्रत्यक्ष होते हैं। तो प्रत्यक्ष के प्रकार याद कर लीजिए, और प्रत्यक्ष होता क्या है ये भी समझ लीजिए। जो कुछ भी हम अपने ज्ञानेंद्रियों से जान सकते हैं, वो सभी चीजें क्या होती हैं? प्रत्यक्ष होती हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। इसका नाम ही महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिएगा। बस इतना ध्यान दीजिएगा, केवल आंख से देखा हुआ चीज ही प्रत्यक्ष नहीं होता है। अब जो दूसरा आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है दूसरा आपका ज्ञान का साधन, अनुमान। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसमें इसके बारे में सबसे अधिक पढ़ना है आपको, अनुमान। तो सबसे पहले तो हम अनुमान के प्रकार से बात करते हैं। अनुमान पहले तो 3 प्रकार का होता है, पूर्ववत अनुमान, शेषवत अनुमान और सादृश्य अनुमान। लिख देता हूं, सादृश्य अनुमान। तो अनुमान है क्या? अनुमान का मतलब, अनु का मतलब आपने पढ़ा ही है, पश्चात या पहले, और मान का मतलब होता है ज्ञान। तो क्या इसका मतलब हो गया? जब कोई ज्ञान किसी पहले चीज, जो पहले हमें कोई चीज पता है, उससे प्राप्त होता है, वो अनुमान होता है। कहने का मतलब है किसी पूर्व ज्ञान के पश्चात जो ज्ञान प्राप्त होगा। ध्यान दीजिएगा, अनुमान लगाने के लिए आपको पहले से कोई चीज पता होनी चाहिए, तभी आप अनुमान लगाते हैं। जो एग्जाम्पल बोला जाता है कि जहां धुआं होगा वहीं आग होगी, तो आपको एक चीज तो ये पहले से पता है ना कि जहां धुआं होगा वहीं आग होगी। तब आप कहीं देखते हैं कि पर्वत पे धुआं उठ रहा है तो आग बताते हैं। तो इसमें क्या जरूरत है? किसी पूर्व ज्ञान का होना, अगर वो है तो उससे कोई नया ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। अनुमान के मेन चीज है। अब इसमें आपको जो 3 अनुमान है उसको आराम से समझिए, पूर्ववत, शेषवत और सादृश्यानुमान। तो पूर्ववत, शेषवत और सादृश्यानुमान कहने का मतलब यह है, पूर्ववत, शेषवत कारण
से कार्य का पता करना। बहुत सिंपल सी बात है, कारण देखकर कार्य का पता करना या कार्य होने की संभावना व्यक्त करना, यानी कि भविष्य बता रहा है। जैसे काले बादल आप देखिए और बोल दीजिए बारिश होगी। बात समझ में आई? काले बादल देख करके जब आप ये अनुमान लगाए कि बारिश होगी तो क्या है, कारण देख लिए आप, अब आप बता देंगे कार्य होगा, तो ये क्या होता है, भविष्य दिखा रहा है ना कि कार्य होगा। तो कारण से कार्य का पता करना, काले बादल देख करके बारिश की संभावना व्यक्त करना, ये हो गया पूर्वत अनुमान। अब शेषवत क्या होता है, ठीक उल्टा उल्टा होता है, कार्य देखकर कारण पता कर लेना, कारण का पता करना। अब देखिए क्या चीज है, कार्य देखकर कारण का पता करना। जैसे गीली जमीन देखकर ये बताना कि बारिश हुई थी। देखिए पूर्वत भविष्य बताता है, शेषवत भूत बता रहा होगा। कहने का मतलब है आप सो करके उठे और देखे कि जमीन गीली है, तब आप क्या सोचते हैं कि रात में बारिश हुई थी। तो कहने का मतलब कार्य देख लिए जमीन का गीला होना, तो आप कारण बता दिए कि बारिश हुई थी। सादृश्यानुमान दो वस्तुओं की तुलना करता है, समानता बताता है। जैसे पृथ्वी के समान ग्रह मंगल है, क्योंकि पृथ्वी गोल है मंगल भी गोल है, तो ये सादृश्यानुमान, ये तुलना और समानता पे आधारित होता है। तो पहले तो ये तीन प्रकार आप समझ लीजिए कि पूर्वत, शेषवत, सादृश्यानुमान। अब अनुमान के दो और भेद अलग से समझा रहे हैं, वो भी समझ लीजिए। स्वार्थानुमान, परार्थानुमान। ये बहुत आसान सी बात है, ऐसे ही समझिए। जब स्वयं के लिए अनुमान निकाला जाए, कहने का मतलब है मान लीजिए मेरे ही मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई और हम स्वयं के लिए अनुमान निकालने बैठ गए, तो उसको हम बोलते हैं स्वार्थानुमान। अब परार्थानुमान, जब दूसरों के लिए अनुमान निकाला जाए। कहने का मतलब है कोई व्यक्ति हो और वो आपकी बात ना समझ पा रहा हो, तो लगी आप उसको एग्जाम्पल देने पर्वताग का, तो आप उसको समझाने के लिए अनुमान निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, परार्थानुमान। और अगर आप स्वयं के लिए कोई अनुमान निकाल रहे हैं तो स्वार्थानुमान। तो पहला तो ये याद कर लीजिए कि ये वाला इंपॉर्टेंट होता है, ये वाला वर्गीकरण जो एग्जाम में पूछेगा। ये वाला थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, फिर भी जानते रहिए कि स्वार्थानुमान, स्वार्था और परार्था किसके भाग है, अनुमान के। तो पूर्वज, शेषवत और सादृश्यानुमान, स्वार्था और परार्थानुमान, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। आज अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है अनुमान की संरचना, उसको समझते हैं। अब जो आपको पढ़ना है वो है अनुमान की संरचना। देखिए भारतीय और पाश्चात्य अनुमान निकालने के तरीके में एक फर्क है। पाश्चात्य वाले केवल 3 अवयव मान करके एस, पी और एम मान करके अनुमान निकाल ले रहे थे। अभी आप जो पढ़े हैं वो बस इसी पे काम चल जा रहा था। भारत में 3 न मान करके हमारे यहाँ 5 अवयव माने गए हैं। यही आपको पढ़ना है, यही अंतर भी है। देखिए अनुमान की संरचना जो होती है, जब हम किसी को समझाते हैं, मतलब परार्थानुमान कर रहे होते हैं, तब ये संरचना आती भी है। अनुमान की जो संरचना है उसमें कितने अवयव हैं, अनुमान के 5 अवयव हैं। अनुमान के 5 अवयव हैं या अंग हैं, वही 5 आपको पढ़ने हैं। ठीक, अब वो 5 क्या हैं? पहला होता है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा कहने का मतलब है जिस बात को सिद्ध करना होता है उसको हम बोलते हैं प्रतिज्ञा।
जो प्रतिज्ञा लिखी जाती है वही अंत में आपका निष्कर्ष भी होता है या निगमन भी होता है, ये तो ध्यान दीजिएगा। तो जिस बात को सिद्ध करना है वही हुई प्रतिज्ञा, जिस बात को सिद्ध करना है उसी को क्या बोलते हैं, प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा के बाद जो दूसरा अवयव होता है वो होता है हेतु। हेतु का मतलब होता है कारण, और यही साधन बनता है उसको सिद्ध करवाने का। तीसरा होता है उदाहरण। पहली होती है प्रतिज्ञा, दूसरा होता है हेतु, तीसरा होता है उदाहरण। हम एग्जाम्पल देते हैं। चौथा होता है उपनय, और पांचवा होता है निगमन। ये होती हैं इसमें 5 चीजें। अब आपको एक एक करके इसकी संरचना को देखना है। संरचना देख के ही समझ में आ जाएगा क्या चीज है। प्रतिज्ञा का मतलब हो गया जिस बात को आपको सिद्ध करना है वो प्रतिज्ञा है। हेतु का मतलब वो कारण बताएंगे। उदाहरण मतलब कारण जहां जहां होगा वो चीजें दिखाएंगे। उपनय, अब हम क्या करेंगे, हेतु को निगमन से जोड़ने का प्रयास करेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल देखिए। देवदत्त मरणशील है, ये हो गई प्रतिज्ञा। इसी बात को हमें सिद्ध करना है। अब देखिए हम कैसे 5 स्टेप में लेके चलते हैं। तो यही हमारी क्या हो गई, प्रतिज्ञा। अब देवदत्त मरणशील है, ये प्रतिज्ञा है, तो इसके पीछे हमें कोई कारण भी बताना पड़ेगा। अब वो हम कारण क्या बताएंगे ये समझिए। अब हम इसके पीछे बताएंगे कारण, क्योंकि वह मनुष्य है। ये हो गया हेतु या कारण। देखिए दूसरा सेंटेंस क्या बन गया, हेतु। देवदत्त मरणशील है क्योंकि वह मनुष्य है, ये हेतु बन गया। अब उदाहरण हम देंगे ना कि जितने मनुष्य हैं वे मरणशील हैं। ठीक, उदाहरण हम यही देंगे ना, जितने मनुष्य हैं मरणशील हैं। अब हम आगे लिख देंगे जैसे चिंटू, पिंटू आदि। तो ये क्या हो गया मेरा उदाहरण। ध्यान से देखिए, इस बात को सिद्ध करना था देवदत्त मरणशील है, ये प्रतिज्ञा हुई। क्योंकि वह मनुष्य है, ये उसका कारण हुआ। और हम बता रहे, देखिए हेतु को प्रूफ करने के लिए हम उदाहरण दे रहे हैं ना कि जितने मनुष्य होते हैं वो मरणशील होते हैं, चिंटू पिंटू आदि। अब उपनय क्या करेंगे, हम इस प्रतिज्ञा को हेतु से जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, देवदत्त मनुष्य है, हम इसको जोड़ देंगे। अब देवदत्त मनुष्य है की जगह हम पूरा लिख देते हैं, देवदत्त भी एक ऐसा मनुष्य है। ध्यान दीजिएगा, उपनय में हम क्या कर दिए, निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए प्रतिज्ञा और हेतु को जोड़ने का प्रयास किए, जोड़ दिए, उपनय बना दिए। अब एक चीज बताइए, देवदत्त मरणशील है क्योंकि वह मनुष्य है। जितने मनुष्य होते हैं वो मरणशील होते हैं। देवदत्त भी मनुष्य है, तो हमारा अंत में निष्कर्ष क्या मिलेगा, देवदत्त मरणशील है। जो प्रतिज्ञा होती है उसी का हम क्या करते हैं, निगमन, निष्कर्ष बताते हैं। जो प्रतिज्ञा होती है उसी का हम क्या कर देते हैं, निगमन। तो बात समझ में आई। ये 5 अवयव हैं और इसी को 5 अंग कहते हैं। तो याद कर लीजिए कि अनुमान के कितने अंग हैं, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। इसी क्रम में याद करिएगा क्योंकि क्रम भी पूछता है। अब आपको एक भारतीय दर्शन के अनुसार व्याप्ति की परिभाषा बतानी है, उसको ध्यान से पढ़िएगा और पूछेगा तो बता लीजिएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं मिटा दे रहा हूं। अब जो व्याप्ति पढ़नी है उसको समझिए, जो परिभाषा लिख रहे हैं उसको अच्छे से दिमाग में रख लीजिएगा। यहां व्याप्ति जो होती है वो कैसे होती है, हेतु और साध्य के मध्य। ध्यान से देखिएगा इस वर्ड को, हेतु और साध्य के मध्य बिना किसी उपाधि के, मतलब बिना किसी कंडीशन के, नॉन कंडीशनल होगी, बिना किसी उपाधि के या अन्य अवस्था पर
निर्भर रहती है। ध्यान दीजिएगा, व्याप्ति क्या होती है? हेतु और साध्य के मध्य बिना किसी उपाधि के, बिना किसी कंडीशन के या किसी अवस्था पर क्या रहेगी? निर्भर रहेगी। तो पूरी परिभाषा बनती है, व्याप्ति उस साहचर्य को कहते हैं, उस साहचर्य को कहते हैं। व्याप्ति क्या है? एक साहचर्य है जो हेतु और साध्य के मध्य बिना किसी उपाधि के और अन्य अवस्था पर निर्भर करती है। वो क्या कहलाती है? व्याप्ति। तो आपसे बोल देगा कि बिना किसी उपाधि के और अन्य अवस्था पर निर्भर करती है, तो आप उसको याद करना पड़ेगा। इसको याद कर लीजिए। अब एक चीज़ और बता दे रहे हैं, फिर से वो याद दिला दे रहे हैं कि एस, पी और एम जो तीन थे। एस का मतलब था अमुख्य पद या लघु पद, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं क्या? पक्ष। फिर से याद दिला दे रहा हूं, यह है प्रमुख पद या मुख्य पद या वृहद पद। इसी को हम बोलते हैं साध्य। और ये एम जो है मध्यम पद, इसी को हम बोलते हैं लिंग या साधन। ये मध्यम पद जो है, इसी को हम क्या बोलते हैं? लिंग या साधन। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये याद रहेगा तो आसानी से कर लेंगे। अब अगला अपना लेके चलते हैं उपमान। उपमान प्रमाण क्या होता है? देखिए, मिटा दे रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। अब आता है उपमान प्रमाण। उपमान प्रमाण अगर आप लोगों ने हिंदी में उपमा अलंकार पढ़ा है तो आसानी से कर लेंगे। देखिए, इस प्रमाण में होता क्या है, सिंपल से में समझिए। किसी प्रसिद्ध चीज को, चीज से, वस्तु से, कोई प्रसिद्ध चीज, प्रसिद्ध इसलिए हम कह रहे हैं कि प्रसिद्ध होगा तो आप जानेंगे कि वो है। प्रसिद्ध के बारे में सब जानते हैं। किसी प्रसिद्ध चीज से किसी अन्य चीज को जानना उपमान प्रमाण है। कैसे? मान लीजिए आपने जिराफ नहीं देखा, कोई नहीं देखा होगा, आप भारत में रहते हैं, जिराफ अफ्रीका में पाया जाता है, ठीक है। तो आपने ऊंट देखा है ना, तो अगर मुझे इस प्रमाण की सहायता लेकर के आपको समझाना होगा तो कह देंगे ऊंट ले लेना, उसकी गर्दन थोड़ी और लंबी कर देना, और जब अफ्रीका जाओगे, सिंपल से समझिए, ऊंट देखे हो? समझ गए आप? हाँ देखें। तो हम बोलेंगे जब भी अफ्रीका जाना, ऊंट जैसा कोई जानवर दिखेगा तो जिराफ समझना। तो इसका एग्जाम्पल कैसे देता है? अभी तक यूजीसी में आया कि मेरी गाय के समान दिखने वाला पशु जंगल में नील गाय होगा। तो एक से दूसरे की तुलना कर दीजिए और अगला समझ जाए तो उपमान है। मेरी गवई गाय जैसी है, मतलब गवई गाय जैसे, गवई का मतलब नील गाय, गाय जैसी है। तो कौन सा प्रमाण? जब भी समानता कर रहे हैं तो हमेशा समझ लीजिएगा उपमान प्रमाण है। जब किसी प्रसिद्ध चीज से किसी अन्य चीज के बारे में जाना तो उपमान प्रमाण है। जैसे कह दें तुमने चिंटू को देखा है, तो बनारस जाना तो चिंटू जैसा जो बालक दिखेगा वही पिंटू होगा, तो काम खत्म। ये कौन सा प्रमाण है? उपमान प्रमाण, ठीक। तो कहने का मतलब है सादृश्यता के आधार पर जब किसी प्रसिद्ध वस्तु से किसी अन्य वस्तु का ज्ञान होता है तो उसे हम बोलते हैं उपमान प्रमाण। अब अगला जो प्रमाण है वो है शब्द प्रमाण। काफी अच्छा प्रमाण है। देखिए, पहली बात, यहां जो एक प्रमाण लिख रहे हैं शब्द प्रमाण, शब्द प्रमाण को तर्क से नहीं काटा जा सकता। पहली बात तो यही समझिए, तर्क से नहीं काटा जा सकता। कहने का मतलब है अकाट्य होता है। दूसरी बात, इसे आप्तवचन कहते हैं। आप्तवचन का मतलब होता है कि कोई महापुरुष, कोई बहुत ही महान ग्रंथ या ईश्वर की वाणी, आकाशवाणी, ये जो जितनी भी चीजें होती हैं वो क्या कहलाती हैं? शब्द प्रमाण होंगी। कहने का मतलब है, आप का मतलब होता है जो यथार्थ रूप में हो, लेकिन
शब्द प्रमाण के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं? किसी महापुरुष की वाणी हो, किसी धर्म ग्रंथ में कुछ लिखा हो, आकाशवाणी हो, ईश्वर के वचन हो, ये सारी चीजें क्या होती हैं? शब्द प्रमाण होता है। ये समझ लीजिए, इसको पूर्णतः निर्दोष और ये किसी प्रकार से अकाट्य नहीं होती, मतलब इसके ऊपर संदेह नहीं किया जाता, इस पर तर्क का प्रयोग नहीं किया जाता। तो शब्द प्रमाण ऐसा समझिए, किसी महापुरुष की वाणी कोई बोल दे, कोई महान ग्रंथ में कुछ लिखा हो, या ईश्वर बोल दे, या आकाशवाणी हो, या वेदों में लिखा हो, तो वो सब चीज़ें क्या होंगी? शब्द प्रमाण के अंतर्गत आएंगी। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब जो दो और आपको प्रमाण पढ़ने हैं वो भी देख लीजिए, अनुपलब्धि और अर्थापत्ति। चलिए अब लिखते हैं हम अर्थापत्ति। अर्थापत्ति का मतलब होता है नए अर्थ की उत्पत्ति करना। सामान्य भाषा में समझिए, नए अर्थ की उत्पत्ति करना। इसको समझने के लिए ये समझिए, मान लीजिए आपसे कोई बात कही गई हो, मतलब कोई बात सामने आए और आप देख रहे हैं कि ये उसका कारण नहीं है, तो अपने दिमाग में आप बना लेंगे इसका कारण ये होगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। इसका एग्जाम्पल ही पूछता है, समझिए। हर्ष का गाल लाल है। अभी लाल होने का मतलब है किसी ने उसे चाटा मारा होगा, टीचर उसको पीट दिए हैं बहुत अच्छे से। हर्ष का गाल लाल है, उसने दिन में मार नहीं खाई। बात समझ में आई? ध्यान दीजिएगा, हर्ष का गाल लाल है पर उसने दिन में मार नहीं खाई, तो आप ऑटोमेटिक एक चीज सोच लेंगे, हर्ष रात में मार खाया होगा। ये अर्थ आपने स्वयं बना लिया बिना किसी के कहे। बात समझ में आई? हर्ष का गाल लाल है, उसने दिन में मार नहीं खाई, तो अपने आप दिमाग में गया होगा अब रात में खाया ही होगा। दूसरा एग्जाम्पल ही समझ लेंगे तो अर्थापत्ति समझ में आ जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, प्रशांत मोटा व्यक्ति है। देखिए पहला सेंटेंस है मेरा, प्रशांत मोटा व्यक्ति है परंतु वह दिन में नहीं खाता। दिन में नहीं खाता। प्रशांत मोटा व्यक्ति है परंतु वह दिन में नहीं खाता, तो हम इससे एक नए अर्थ की उत्पत्ति स्वयं कर लेना, अतः वह रात में खाता होगा। क्योंकि देखिए मोटा होने के लिए खाना जरूरी है, लेकिन वो दिन में खा नहीं रहा है, तो सीधी सी बात है वो रात में खाता होगा। यही क्या है? अर्थापत्ति है। मतलब जब स्वयं के निर्णय से हम एक नए अर्थ की उत्पत्ति करते हैं, उसे हम बोलते हैं अर्थापत्ति। अब एक अंतिम चीज वो होती है, बता देते हैं, अनुपलब्धि। ये अंतिम आपका ज्ञान के साधन में आपको पढ़ना है, वो है आपको बताना अनुपलब्धि। अनुपलब्धि, अनुपलब्धि का मतलब जो चीज जहां पे थी, मतलब जिस चीज का जो स्थान था, जिस वस्तु का जो स्थान था वहां पर न हो। ठीक, तो हम उसे एक अनुमान लगा लेते हैं स्वयं से, उससे एक निर्णय ले लेते हैं स्वयं से। जो वस्तु का जो स्थान था वहां पे न हो, तो हम मान लेते हैं वो वस्तु क्या हो गई? नष्ट हो गई, या फिर नहीं है, उसका अस्तित्व क्या है? समाप्त हो गया। कैसे? मेज पर घड़ा नहीं है। घड़ा नहीं है कहने का मतलब है मैं रोज आता था, देखता था कि मेज पे घड़ा है, आज घड़ा नहीं है, तो हम क्या मान लेंगे? घड़ा फूट गया। सीधी सी बात है। ये नहीं मानेंगे तो घड़ा नहीं रहा। तीसरा बोल देंगे घड़ा नहीं है। इन तीनों से हम इसके अस्तित्व को क्या कर दिए? समाप्त कर दिए। अनुपलब्धि, जब कोई चीज़ हमें नहीं मिली वहाँ पे, तो हम क्या कर देंगे? उसके अस्तित्व को समाप्त कर देंगे। जैसे छाता खूंटी पर नहीं टंगा है, सीधी सी बात है, छाता फट गया, टूट गया, गिर गया। कहने का मतलब है अनुपलब्धि, जब कोई चीज़ हमें जहाँ पे होनी चाहिए वहाँ ना मिले, तो हम उसके अस्तित्व को क्या कर रहे हैं? समाप्त कर लेते हैं। ये हो गया आपका अनुपलब्धि। अब जो आपको अंतिम सी चीज़ पढ़नी है वो है हेत्वाभास। चलिए
वो भी देख लीजिए। हेत्वाभास एक प्रकार का होता है दोष, अनुमान के जो दोष होते हैं उसमें आता है हेत्वाभास। तो हेत्वाभास को पढ़िए। देखिए ये टॉपिक थोड़ा कठिन है, इसको थोड़ा आसान तरीके से बता दे रहे हैं कि एग्जाम में बस आप क्वेश्चन कर लीजिए, और जो यहाँ बताया जा रहा है एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ही बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम पूरा आपको भारतीय तर्कशास्त्र पढ़ा रहे हैं। देखिए हेत्वाभास जो होता है इसका मतलब क्या हो गया, हेतु प्लस आभास। हेतु का मतलब कारण, कारण का आभास होना। ध्यान दीजिएगा, वास्तविक कारण के स्थान पर गलत कारण का आभास होना। कहने का मतलब मुझे सच्चाई नहीं पता थी, मैंने कुछ भी उसकी जगह बता दिया। जैसे बोल दें, जो आप लोग काकताली न्याय सुने होंगे कि पेड़ पर कौवा बैठा था, वो उड़ा, पेड़ गिर गया, तो हम बोल दें कि कौवे के बैठने के कारण ही पेड़ गिरा। तो ये कैसा है, एक तरह का हेत्वाभास। हमें वास्तविक कारण नहीं पता कि कैसे गिरा, तो हमने कौवे पे ही आरोप लगा करके सिद्ध कर लिया। कहने का मतलब है जब हमें वास्तविक कारण का न पता हो, उसकी जगह अवास्तविक कारण या असतत कारण का प्रयोग हो, तो हम उसे बोलते हैं हेत्वाभास। अब एग्जाम में आपके बहुत ढेर सारे हेत्वाभास से प्रश्न आ चुके हैं। अब इसमें दिक्कत क्या है, पूछता है कि हेत्वाभास का उदाहरण दे करके ये कौन सा हेत्वाभास है, और इतनी जल्दी हेत्वाभास को समझना भी थोड़ा आसान नहीं है कि कौन सा हेत्वाभास है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे ये समझिए। इसके लिए आपको जो करना है, दो चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है, उसको समझेंगे तो हो जाएगा। देखिए आपको दो चीज़ें याद रखनी है। हेत्वाभास के बहुत से प्रकार हैं, लेकिन दो एग्जाम में सबसे अधिक आते हैं, तो उसको थोड़ा समझ लीजिए। एक होता है विरुद्ध या विपरीत हेत्वाभास, और दूसरा तुच्छ हेत्वाभास, तुच्छ तर्क हेत्वाभास कह सकते हैं। अब आपको इन्हीं दोनों को समझना है। ध्यान दीजिए, मैं एक चीज लिख रहा हूं, अग्नि ज्वलनशील है क्योंकि वह ठंडी वस्तु है। ये एक सेंटेंस लिखा है और पूछ दिया कि हेत्वाभास बताइए, तब आपको कुछ नहीं करना। देखिए क्या लिखा है, ज्वलनशील है, और ये बोल दिया ठंडी है। दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं, तो विपरीत या विरुद्ध हेत्वाभास। अब मान लीजिए कि वो विपरीत नहीं है और ढेर सारे ऑप्शन हैं। देखिए वैसे सही नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि वे विपरीत नहीं है और ढेर सारे ऑप्शन हैं, तो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप तुच्छ हेत्वाभास मार के आइएगा। वैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, ध्वनि अस्थायी है क्योंकि वह सुनाई देती है। अब ध्यान दीजिएगा, अस्थायी का सुनाई देने से कोई क्या है, विपरीत कंडीशन तो है नहीं, इसका तो हम निकाल ही नहीं पा रहे हैं। जैसे ध्वनि अस्थायी है क्योंकि वह अमर है। अब ध्यान दीजिएगा, अस्थायी चीजें अमर नहीं हो सकती, तो ये क्या हो जाएगा, विरुद्ध या विपरीत। और मान लीजिए कि ये दोनों अपोजिट नहीं दिख रहे हैं, तो परेशान मत होइएगा, तुच्छ या तुच्छ हेत्वाभास लगा के चले आइएगा। तो देखिए एग्जाम की दृष्टि से जितनी चीज़ें थी मैंने बता दी, और बाकी अब आपको खुद से पढ़ना है। अब आप इस पूरे लॉजिक को पढ़ने के बाद अपने पेपर को सॉल्व करेंगे, तो 4 क्वेश्चन तक तो आप इजीली कर लेंगे, बाकी 5वां क्वेश्चन आपके ऊपर रहेगा। तो अब भी कुछ चीज़ नहीं समझ में आएगी या कोई टॉपिक लॉजिक का बचा हो, तो आप बता दीजिएगा उसी वीडियो में, तो हो समय रहेगा तो बना दिया जाएगा।